हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओनली ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एग्जाम कैपिटल। दोस्तों, आज से हम लोग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो बीकॉम 6th सेम है उसका इनकम टैक्स का जो बैच है वो शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि अगले महीने से हमारी परीक्षाएं शुरू है 21 जून से, कुछ की 16-17 जून से भी है, लेकिन जो पेपर है वो इनकम टैक्स का 21 जून का है और उससे पहले मैं लगभग कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा। ठीक है, यदि मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो पेपर के अंदर हमसे लगभग 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला है 4 नंबर का, दूसरा है 15 नंबर का और तीसरा है 7.5 इसको एक ही क्वेश्चन बना देते हैं 15 नंबर का, क्योंकि इसके 2 पार्ट कर देते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ये जो आज हम लोग पहला चैप्टर करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का, जिसका नाम है डिडक्शन टू बी मेड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम वाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम। टीआई का मतलब है टोटल इनकम। ठीक है, तो इसमें से हमारे सामने तीनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब तीनों तरह से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरह से हमें पेपर के अंदर लिखना है, आइए वो देखते हैं। आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं, जैसे ही हम लोग ने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था कि हमारे पास 5 हेड की इनकम होती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी। पीजीबीपी का मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। फोर्थ है कैपिटल गेन और फिफ्थ था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। सेकंड था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड था पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, फोर्थ था हमारे पास कैपिटल गेन और फिफ्थ था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज ठीक है। जैसे ही हम इन पांचों हेड को जोड़ते हैं, जो हमारे पास जो टोटल आता है उसका हम लोग बोलते हैं ग्रोज टोटल इनकम। ठीक है, जिस समय हम लोग इन पांचों हेड की इनकम्स को कंप्यूट कर रहे थे वहां पर भी हमने कुछ डिडक्शन की थी। पांचों हेड में अलग अलग इस हेड के अंदर हमने अलग से डिडक्शन ली थी, इस हेड के अंदर अलग, इसके अंदर अलग और इसके अंदर अलग। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग डिडक्शन करने वाले हैं वो है सेक्शन 80C से 80U तक की। कौन सी? सेक्शन 80C से 80U तक की। लेकिन जो इन हेड के अंदर हमने डिडक्शन मिली थी उनको हम लोग बोल सकते हैं कि वो हमें इंटरनल डिडक्शन मिली थी। लेकिन जो ये 80C से 80U की जो हमें डिडक्शन करने वाले हैं इनको हम लोग कह सकते हैं एक्सटर्नल डिडक्शन। क्लियर हुई कि नहीं बात? ओके। अब पांचों हेड की इनकम हमने जोड़ दी। अब इन जो डिडक्शन का वो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाएगा? पांचों हेड की इनकम जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आता है? ग्रोस टोटल इनकम। क्लियर? यहां से हम लोग इन डिडक्शन को लेस करेंगे, लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C-U। यहां पर हम लोग इनको लेस करेंगे। उसके बाद लेस करने के बाद जो भी आएगा वो होगी हमारी टोटल इनकम। टोटल इनकम, और ये जो टोटल इनकम आएगी इसी के ऊपर हम लोग जो हमारी स्लैब्स है उसके हिसाब से टैक्स लगाएंगे, टैक्स को कंप्यूट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास सामने एक बात निकल कर आ रही है कि जो हम लोग डिडक्शन करेंगे अंडर सेक्शन 80C से 80U तक की, वो हमें कहाँ से मिलेगी? ग्रोस टोटल इनकम के ऊपर। कहाँ पर चार्ज करनी है? ग्रोस टोटल इनकम। कहाँ से लेस करनी है? ग्रोस टोटल इनकम। तो फर्स्ट पॉइंट, जब हम पेपर के अंदर इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन में हमने फर्स्ट पॉइंट यही लिखना है कि डिडक्शन टू बी अलाउड फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम एंड मैक्सिमम अलाउड अप टू ग्रोस टोटल इनकम। अब जैसे ही हम लोग ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन को लेस करेंगे, अब ये तो नहीं कि हमारी ग्रोस टोटल इनकम 3.5 लाख रुपए है और जो हमारी डिडक्शन है वो 4 लाख रुपए की बन रही है। ऐसा नहीं है दोस्त। अगर हमारी डिडक्शन मैक्सिमम 3 लाख रुपए, सॉरी, जो हमारी ग्रोस टोटल इनकम है वो 3.5 लाख रुपए है,
तो हमें डिडक्शन भी 3.5 लाख रुपए तक की ही मिल सकती है, या उतनी होगी या उससे कम होगी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, साथ के साथ नोट्स बना लीजिए, आप लोगों पे बहुत काम आएंगे ये चीजें। डिडक्शंस टू बी अलाउड फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम एंड मैक्सिमम अप टू ग्रोस टोटल इनकम। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने ये लिखना है, ये आप लोग कंप्लीट जो फुल फॉर्म है वो लिखेंगे, ऐसा नहीं कि शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने वीडियो लंबी ना हो इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप लोगों की जो ग्रोस टोटल इनकम है, जैसे मान के चलो 3.5 लाख रुपए है, ठीक है, और आपकी जो डिडक्शंस की अमाउंट बनती है वो बनती है 4 लाख रुपए, तो जो हमारा मैक्सिमम डिडक्शन है वो हमें सिर्फ 3.5 लाख रुपए तक की ही मिलेगी। बाकी का जो 50,000 रुपये का अमाउंट बचा है उसको हम ऐसा नहीं कि अगली साल ले जाकर वहां पर उसको क्लेम करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी हमारी ग्रोस टोटल इनकम है उतनी ही हम लोग क्लेम करेंगे, और जो बच गया अमाउंट वो इसी साल लैप्स ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसी साल उसको हम लोग समाप्त कर देंगे, न कि अगली साल उसके लिए क्लेम करेंगे, ठीक है। क्या लिखना है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ डिडक्शंस ATC to you cannot carry forward to next year। क्लियर। 2 पॉइंट हो गए। और थर्ड वन पॉइंट है, अब मान के चलो कोई व्यक्ति है वो टैक्स पे करता है, उसकी वाइफ है वो भी टैक्स पे करती है, तो उस कंडीशन में दोनों में से केवल एक ही डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकता है, ठीक है। कौन कौन सी वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, कौन कौन सी डिडक्शन के लिए दोनों में से एक क्लेम कर सकता है। फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सम अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैन नॉट claim twice। It will deductions can claim only one, himself या herself और स्पाउस, या उसके स्पाउस क्लेम कर सकती है, या वो खुद या हिमसेल्फ, ठीक है। ये बात हुई हमारी इंट्रोडक्शन में लिखने की, ठीक है। अब आइए बात करते हैं हमारी डिडक्शंस के बारे में जो 80C से 80U तक की है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 80C के बारे में। पेपर के अंदर जो मेनली 4 जो हैं इम्पोर्टेंट है, 4 डिडक्शन इम्पोर्टेंट है, 80C, 80D, 80E, 80G। ये चारों डिडक्शन 4 नंबर में पूछी जा सकती हैं और 7.5 नंबर में भी पूछी जा सकती हैं। अगर इन केस 15 नंबर में वेरी रेयरली पूछी जाती है, अगर पूछी जाती है तो सभी डिडक्शन पूछी जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिडक्शन 80C के बारे में, ठीक है। ये जो डिडक्शन है यहां पर हम लोग लिखेंगे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड
ऑन वेरियस प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा। ठीक है, जो ये डिडक्शन मिलेगी 80C की, वो हमको किसके रिस्पेक्ट में मिलेगी? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के या विभिन्न प्रकार के जो प्रोविडेंट फंड है उनमें हम लोगों ने किसी ने कंट्रीब्यूशन किया है। अब इसको पेपर के अंदर लिखना कैसे है और किस तरह से आप लोगों को समझना है, बिल्कुल आसान तरीके से। बुक में पढ़ने बैठोगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर या तो आप स्टार बनाओ या हैज बनाओ या बोल्ट लगाओ, जैसे मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे वैसे करना है। सबसे पहले लिखना है सेक्शन। सेक्शन कौन सा है? 80C। ठीक है, उसके बाद लिखना है एलिजिबल एसएससी। एसएससी का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति टैक्स पे करता है। सिंपल सी लैंग्वेज में, वैसे तो इसका जो मीनिंग है थोड़ा सा वाइड है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं कि एसएससी का मतलब होता है जो व्यक्ति टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। जो 80C की डिडक्शन मिलेगी वो किस किस एसएससी को मिलेगी? ए है इंडिविजुअल और बी जो है वो है HUF। इंडिविजुअल का मतलब है ह्यूमन बीइंग से, जैसे कोई व्यक्ति है जो सांस ले सकता है, चल सकता है, किसी चीज़ को महसूस कर सकता है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल। और HUF का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जैसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी बड़ी बड़ी फैमिली होती है, कोई व्यक्ति है, उसके 2 पुत्र 3 पुत्र हैं, जो वो भी कमा रहे हैं, वो खुद भी कमा रहा है, और पूरे परिवार की एक व्यक्ति ही टैक्स पे करता है। ठीक है, आप लोगों ने कैटेगरी बनानी है। सबसे पहले सेक्शन, एलिजिबल एसएससी कौन होगा, उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, जो 80C की डिडक्शन है वो इंडियन रेजिडेंट भी ले सकता है और नॉन रेजिडेंट भी ले सकता है, नॉन इंडियन रेजिडेंट, NR बोलते हैं, NRI जिसको बोलते हैं। ठीक है, सेक्शन 80C एलिजिबल एसएससी, इंडिविजुअल एंड HUF, रेजिडेंशियल स्टेटस इंडियन रेजिडेंट भी और NRI भी ले सकता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, एक आप लोगों ने लिखना है लिमिट कितने की होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट। जब तक आप लोगों को ये लिमिट याद नहीं होगी ना तो क्वेश्चन का कोई भी फायदा नहीं है, 1% भी फायदा नहीं है। हर सेक्शन की लिमिट याद करना जरूरी है। ठीक है, तो जो 80C के अंदर है वो हमें मैक्सिमम कितने तक की डिडक्शन मिलेगी? वो है ₹1,50,000, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक की मैक्सिमम लिमिट हमें मिलेगी। तो ये 4 सेक्शन हमें बनाने हैं। उसके बाद जो 5th सेक्शन क्या बनाना है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। सेक्शन 80C एलिजिबल एसएससी, इंडिविजुअल एंड HUF, रेजिडेंशियल स्टेटस इंडियन रेजिडेंट या NRI, और मैक्सिमम लिमिट कितने की? 1.5 लाख रुपए की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, 80C का डिडक्शन जो है वो 4 नंबर में भी आ सकता है और 7.5 नंबर में भी आ सकता है। अगर आएगा 15 नंबर में तो आप लोगों को इमेजिनरी फिगर्स के साथ इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेस क्या है, किस आधार पर बेस। इन्वेस्टमेंट और पेमेंट, नेचर ऑफ एक्सपेंस भी इसको बोल सकते हैं, कि आप लोगों ने कोई पेमेंट की है या कहीं पर इन्वेस्टमेंट की है तो उसके आधार पर आप लोगों को डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, अब आएंगे नेचर ऑफ पेमेंट, कि ऐसे किस प्रकार की कौन कौन सी पेमेंट या इन्वेस्टमेंट की है आपने जिसके आप लोगों को डिडक्शन मिलेगी। सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप लोग बनाएंगे, वो क्या? कंट्रीब्यूशन
by an employee to PPF। PPF मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यदि किसी एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, उसकी डिडक्शन उसको मिलेगी। सेकंड पॉइंट, कंट्रीब्यूट बाय एन एम्प्लॉय इन GPF, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। थर्ड पॉइंट, RPF, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, 3 ये हो गए। और देख लीजिए क्या है, SPF, कंट्रीब्यूशन इन SPF, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर अगर कंट्रीब्यूट किया है। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। अब ये समझते हैं क्या है रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। मान के चलो कोई व्यक्ति है जो इनकम टैक्स पे करता है और उसने अपने हाउस पर लोन ले रखा है और उसकी जो इंस्टॉलमेंट भरता है उसकी भी वो डिडक्शन क्लेम करता है कि रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन वही क्लेम कर सकता है जिसकी इनकम टैक्सेबल हो, जो टैक्स पे करता है। ठीक है, ये तो थे छोटे मोटे टॉपिक, और भी आएंगे वो भी पढ़ेंगे इसके अंदर हम लोग। लेकिन एक जो इसके अंदर जो इस चैप्टर की जान है अंडर सेक्शन, जो सेक्शन 80C जो है पूरा का पूरा टिका है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर। जब तक आप लोग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का जो कंसेप्ट है उसकी डिडक्शन किस तरह से मिलेगी, उसका मीनिंग क्या होगा, वो नहीं समझ में आता है तो इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, LIC के बारे में, LIC अगर SSC ने LIC की पॉलिसी ली है तो उस कंडीशन में किस तरह से वो डिडक्शन क्लेम करेगा, कितनी क्लेम करेगा, वो देखते हैं। तो इसके लिए 3 कैटेगरी निर्धारित की गई है। LIC पॉलिसी टेकन, जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है पॉलिसी टेकन बिफोर 1/4/2012 कि अगर उसने 1/4/2012 से पहले पॉलिसी ली है फैमिली में से किसी भी मेंबर की, खुद की, वाइफ की या बच्चों की। फैमिली का मीनिंग क्या है इसके रिस्पेक्ट में? फैमिली, फैमिली का मीनिंग है सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रंस। ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर किसी के लिए भी वो क्लेम नहीं कर सकता। सिर्फ खुद की पॉलिसी ली हो, स्पाउस की ली हो या फिर चिल्ड्रन की ली हो, ठीक है, सिर्फ उसके लिए ही वो क्लेम कर सकता है। अगर पॉलिसी 1/4/2012 से पहले ली है तो उस कंडीशन में जो डिडक्शन मिलेगी 20% ऑफ सम एश्योर्ड। अब ये क्या होता है सम एश्योर्ड, वो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, जो सेकंड है पॉलिसी टेकन, अब 1/4/2012 से पहले हो गई। अब पॉलिसी टेकन ऑन 1/4/2012 टू 31/3/2013 तक। अगर पॉलिसी 1/4/2012 से 31/3/2013 के बीच ली है तो उस कंडीशन में जो डिडक्शन मिलेगी 10% ऑफ सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड क्या होगा, अभी एक एग्जांपल करेंगे जस्ट इसके बाद, उसके अंदर हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट में क्या, अगर 1/4/2012 से पहले लिए तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड। अगर 1/4/2012 से 31/3/2013 के बीच ली है तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड। ठीक है, थर्ड जो कैटेगरी है, अगर पॉलिसी ली है
पॉलिसी टेकन आफ्टर और ऑन 1/4/2013 टू टिल डेट। अगर पॉलिसी 1/4/2013 से लेकर आज तक पॉलिसी ली है तो उस कंडीशन में जो हमें डिडक्शन मिलेगी वो जो नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, नॉर्मल पर्सन जो है, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, यहां पर वो है नॉर्मल पर्सन के केस में जो है वो होगी 10% ऑफ सम अश्योर्ड, और जो डिसेबल पर्सन है, डिसेबल मतलब हैंडीकैप है, उस केस में 15% ऑफ सम अश्योर्ड। ठीक है, तीनों कैटेगरी आ गई। पहली क्या थी, 1/4/2012 से पॉलिसी ली है तो 20% ऑफ सम अश्योर्ड। अगर 1/4/2012 से 31/3/2013 के बीच ली है तो 10% ऑफ सम अश्योर्ड। थर्ड कंडीशन क्या है, टू टिल डेट। 1/4/2013 से लेकर आज तक आप लोगों ने कोई भी ली है तो नॉर्मल पर्सन के केस में 10% ऑफ सम अश्योर्ड, और डिसेबल यानी हैंडीकैप के केस में 15% ऑफ सम अश्योर्ड। अब इसके एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। अब आइए जो LIC वाला टॉपिक है उसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि सेल्फ के लिए पॉलिसी ली है, वो ली है 15/6/2010 को। प्रीमियम पे किया है 15,000 रुपये और सम अश्योर्ड है 80,000 रुपये। सम अश्योर्ड का मतलब है पॉलिसी की वैल्यू, कि पॉलिसी कितने रुपए की है टोटल। ठीक है, सम अश्योर्ड 80,000 रुपये सम अश्योर्ड है, प्रीमियम पे किया है 15,000 और ली कब है 15/6/2010 को। तो इस कंडीशन में आप लोग बताइए कि कितने परसेंट से कौन से केस में ये आती है, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, और किस परसेंट से इसके अंदर जो डिडक्शन वो क्लेम करेगा। तो जो फर्स्ट है वो आती है फर्स्ट वाले केस में। उसके अंदर क्या था कि 1/4/2012 से पॉलिसी ली है तो 20% ऑफ सम अश्योर्ड। ठीक है, 20% ऑफ सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड कितना है 80,000। 80,000 का 20% हम निकालेंगे तो कितना आएगा 16,000 रुपये। कितना आएगा 16,000 रुपये। तो क्या हमको 16,000 रुपये की डिडक्शन मिलेगी? नहीं, हमको 16,000 की नहीं बल्कि 15,000 रुपये की डिडक्शन मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने प्रीमियम जो है वो केवल 15,000 रुपये पे किया है। तो इस कंडीशन में हमारे सामने क्या उभर कर आता है कि जो 20% ऑफ सम अश्योर्ड है और प्रीमियम जो पे किया है, दोनों में से जो कम होगा उसी के लिए हम लोग क्लेम करेंगे। ठीक है, विच एवरेज लेस। दोबारा सुन लो, 20% कितना बनता है 16,000 रुपये, लेकिन हम 16,000 क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमने प्रीमियम पेड जो है वो 15,000 रुपये का किया है, इसलिए हम 15,000 रुपये ही क्लेम करेंगे। सेकंड वन, वाइफ के लिए पॉलिसी ली है किस तारीख को 18/7/2012 को। कौन से केस में? सेकंड वाले केस में, जिसमें 10% ऑफ सम अश्योर्ड है। तो प्रीमियम कितना पे किया है 20,000 रुपये और 1.5 लाख रुपए की पॉलिसी है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि 10% ऑफ सम अश्योर्ड तो कितना 10% निकालेंगे, कितना आएगा 15,000। अब आप लोग कहोगे कि प्रीमियम तो पेड 20,000 रुपये किया है और आप लोग आप लिखे यहाँ पर 15,000 रुपये रहे हो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि जो पॉलिसी है और जो प्रीमियम पे किया है, प्रीमियम पे 20,000 रुपये किया है और इसका निकल कर आ रहा है 15,000 रुपये। जो सम अश्योर्ड का परसेंटेज है और प्रीमियम पे किया है, दोनों में से जो कम होगा उसी की डिडक्शन हमें मिलेगी। हाँ, मैक्सिमम 15,000 रुपये मिल सकती है। अगर यहाँ पर यही चीज़ 12,000 होती ना तो हम लोग यहाँ पर 12,000 लिखते।
हाईएस्ट लिमिट 15,000 रुपये है, यानी कि 10% है। ठीक है। थर्ड केस, माइनर सन है, डिसेबल है, कंडीशन तारीख है 18/9/2014 को, प्रीमियम पे किया है 25,000 रुपये और पॉलिसी है 2 लाख रुपए की। थर्ड केस में आ गए, क्योंकि 1/4/2013 के बाद हमने ली है पॉलिसी, तो उस कंडीशन में 15% इसका हम लोग निकाल लेंगे। कितना आएगा? 15 दूनी 30,000 रुपये, लेकिन प्रीमियम कितना पे किया है? 25। तो इस कंडीशन में हम लोग 25,000 रुपये करेंगे। नीचे की जो 2 बच गई वो आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे कि कितना कितना इन लोगों को मिलेगा। ठीक है। ये था हमारा लाइफ इंश्योरेंस का कंसेप्ट। ये इस पूरे चैप्टर की जान है, जो सेक्शन 80C है उसकी जान है। ठीक है। इसके बिना कुछ नहीं है सेक्शन 80C। अगर आप लोग वैसे सभी लिख देंगे कि हम लोग इसमें भी क्लेम कर सकते हैं, प्रोविडेंट, जीपीएफ, पीवीएफ, आरपीएफ, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, सब कुछ लिख देंगे। अगर एलआईसी वाला नहीं लिखा ना तो आपके 5 नंबर वहीं कट गए। ठीक है। इसके अलावा और किस किस में कंट्रीब्यूट या इन्वेस्टमेंट की हो तो उसके लिए, इसके अलावा है ट्यूशन फीस। किसकी? ट्यूशन फीस आप लोगों ने पे की है। अब ट्यूशन फीस का ये नहीं कि आप लोग कॉलेज में जाते हो, कॉलेज से आने के बाद आप लोग कहीं पर ट्यूशन लगे हुए, उसकी जो फीस पे की है उसके लिए डिडक्शन करना, वो नहीं है। यहाँ पर ट्यूशन फीस का मतलब है कि जो आपने किसी स्कूल की फ़ीस पे की है, एडमिशन या और फीस जो होती है मंथली, कॉलेज की फ़ीस पे की है, या फुल टाइम एजुकेशन के लिए जो आप लोगों ने फ़ीस पे की है उसके लिए डिडक्शन मिलना। और ये केवल 2 चाइल्ड के केस में ले सकते हैं, 2 बच्चों के केस तक ले सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी हो सकती है एक बार मैं ज़रा देख लूँ, कुछ छूट तो नहीं गया। ओके, अगर आपने नाबार्ड नाम सुना होगा, फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाबार्ड के बॉन्ड्स परचेज किए हैं, परचेज द बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड, तो उस कंडीशन में आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी। अगर आपने 5 ईयर प्लान, पोस्ट ऑफिस का जो 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान के अंदर इन्वेस्ट किया है तो उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी। अगर आपने एफडी के जो 5 ईयर 5 साल की जो एफडी होती है उसके अंदर इन्वेस्ट किया है तो उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी। लेकिन एफडी की कंडीशन में ये नहीं कि 1 साल की एफडी ले ली तो उसके लिए हम लोग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एफडी के केस में 5 साल या उससे ज़्यादा, 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट की होनी चाहिए, तभी आप लोग क्लेम कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन स्कीम जो है 2004, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है तो उसके लिए आप लोग क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर पैसा जमा करवाया है, जो स्कीम है लड़कियों के लिए, तो उसके लिए डिडक्शन मिलेगी। ये थी मेन और आप लोग लास्ट में लिख देना अदर नोटिफाइड स्कीम्स। ठीक है। ये था सेक्शन 80C। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके जो पार्ट्स हैं 80CCC, 80CCD1, 80CCD1B, ये इसके 3 पार्ट अभी रहते हैं, वो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट बचता है तो हम लोगों के पास इंस्टाग्राम पे एग्ज़ाम कैपिटल के नाम से आईडी ही है, एग्ज़ाम कैपिटल, वहाँ पर आप लोग मेरे पास भेज सकते हैं, या जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके पास मेरा नंबर है वो डायरेक्ट हमारे पास भेज सकता है। ठीक है। तो ये अगर आपको समझ में आया तो आप लोगों के दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिए। एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय।